सोचो एग्जाम में एक थियोरेटिकल या एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन आता है और अचानक से आप ब्लैंक हो जाते हो। आपको लगता है कि कॉन्सेप्ट पढ़ा तो था, बट उस कॉन्सेप्ट का एग्जैक्ट पॉइंट क्या था, उसकी सही डेफिनेशन क्या थी, या फिर उसमें एग्जाम्पल क्या देना है। अगर आपके साथ भी ऐसा होता है तो टेंशन बिल्कुल मत लो। आज हम इसी कंफ्यूजन को सॉल्व करने के लिए इस चैप्टर को यानी डेटाबेस कॉन्सेप्ट्स को एक कंप्लीट ओवरव्यू में कवर करेंगे, सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स और पॉइंट्स के साथ जो आपके बोर्ड एग्जाम्स के लिए सबसे ज्यादा जरूरी हैं। वेलकम टू नर्डी साइड। यहाँ हम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को आसान और बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड तरीके से समझते हैं। और हाँ, आगे बढ़ने से पहले अगर आपको इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट नोट्स, एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस और रिवीजन मटेरियल चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो। लिंक आपको पिन्ड कमेंट में मिल जाएगा। ओके, तो ये है हमारा आज का रोड मैप। हम शुरू करेंगे ये समझने से कि आखिर पुराने फाइल सिस्टम में ऐसी क्या प्रॉब्लम्स थीं। फिर हम देखेंगे कि डीबीएमएस कैसे इन सब का एक परफेक्ट सोल्यूशन है। उसके बाद हम डेटाबेस की कोर कॉन्सेप्ट्स यानी उसकी ग्रामर को समझेंगे। फिर एसक्यूएल को टच करेंगे जो डेटाबेस से बात करने की लैंग्वेज है। और सबसे इंपॉर्टेंट, एग्जाम में आंसर्स कैसे लिखने हैं उसकी स्ट्रैटेजी डिस्कस करेंगे। और एंड में कॉमन मिस्टेक्स और एक क्विक रिकैप। चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि हमें डीबीएमएस की जरूरत ही क्यों पड़ी। इसके लिए हमें पुराने सिस्टम को यानी ट्रेडिशनल फाइल सिस्टम को और उसकी प्रॉब्लम्स को समझना होगा। सोचो एक स्कूल है। स्कूल के अकाउंट्स डिपार्टमेंट के पास स्टूडेंट की फीस की एक अलग फाइल है और लाइब्रेरी के पास बुक्स की डिटेल्स की एक अलग फाइल है। अब दोनों ही फाइल्स में स्टूडेंट का नाम और एड्रेस स्टोर किया हुआ है। मान लो स्टूडेंट का एड्रेस बदल जाता है। अकाउंट्स वालों ने तो अपनी फाइल में एड्रेस अपडेट कर दिया, लेकिन लाइब्रेरी वाली फाइल में वही पुराना एड्रेस रह गया। इससे दो बड़ी प्रॉब्लम्स होती हैं। पहली, डेटा रिडंडेंसी, मतलब एक ही डेटा यानी एड्रेस दो अलग अलग जगह रिपीट हो रहा है जिससे स्टोरेज वेस्ट होती है। और दूसरी, डेटा इनकंसिस्टेंसी, यानी अब सिस्टम में एक ही स्टूडेंट के दो अलग अलग एड्रेस हैं। डीबीएमएस इस प्रॉब्लम को सॉल्व करता है एक सेंट्रलाइज सिस्टम बनाकर, जहां डेटा एक ही जगह स्टोर होता है और सब वहीं से यूज करते हैं। तो अब एंट्री होती है हमारे हीरो की, डीबीएमएस। ये वो मॉडर्न और पावरफुल सोल्यूशन है जो ट्रेडिशनल फाइल सिस्टम की सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर देता है। तो आखिर ये डीबीएमएस है क्या? बिल्कुल सिंपल शब्दों में ये एक सॉफ्टवेयर है, एक टूल जैसे कि एमएस एक्सेस या ऑरेकल। इसका काम है यूजर को डेटाबेस क्रिएट करने, उसमें डेटा डालने, उसे मेंटेन करने और यूज करने की फैसिलिटी देना। बेसिकली ये डेटाबेस और यूजर के बीच में एक मैनेजर की तरह काम करता है। ये सारे एडवांटेजेस जो आप देख रहे हैं ये फाइल सिस्टम की प्रॉब्लम्स का डायरेक्ट जवाब हैं। सेंट्रलाइज कंट्रोल से रिडंडेंसी और इनकंसिस्टेंसी की प्रॉब्लम्स सॉल्व हो जाती हैं। डेटा इंडिपेंडेंस का मतलब है कि अगर आप फ्यूचर में डेटाबेस का स्ट्रक्चर बदलते हो तो आपको अपनी एप्लीकेशंस चेंज नहीं करनी पड़ती। और सबसे इंपॉर्टेंट, सिक्योरिटी। आप आसानी से कंट्रोल कर सकते हो कि कौन सा यूजर कितना डेटा देख सकता है या बदल सकता है। ठीक है, अब हमने ये तो समझ लिया कि डीबीएमएस क्यों जरूरी है। चलो अब डेटाबेस के अंदर चलते हैं। रिलेशनल मॉडल सबसे पॉपुलर डेटाबेस मॉडल है और इसके कॉन्सेप्ट्स को समझना डेटाबेस की ग्रामर सीखने जैसा है। और हाँ, बोर्ड एग्जाम्स में यहाँ से डायरेक्ट डेफिनेशंस आती हैं। ये तीन टर्म्स इस चैप्टर की फाउंडेशन है, इसको अच्छे से समझो। रिलेशन का सिंपल मतलब है टेबल। टपल का मतलब है टेबल की एक रो जो एक कंप्लीट रिकॉर्ड होता है। और एट्रीब्यूट का मतलब है टेबल का एक कॉलम जो उस रिकॉर्ड की कोई प्रॉपर्टी बताता है। इन्हें कंफ्यूज मत करना। रिलेशन यानी टेबल, टपल यानी रो और एट्रीब्यूट यानी कॉलम, बस। यहाँ आप पिछली स्लाइड के कॉन्सेप्ट्स को प्रैक्टिकली देख सकते हो। ये जो पूरी चीज आप देख रहे हो, ये स्टूडेंट टेबल, ये है एक रिलेशन। इसमें जो हॉरिजॉन्टल एंट्रीज हैं जैसे 101, अमन, 12, ये है एक ट्यूपल। और जो वर्टिकल टाइटल्स हैं, रोल नो, नेम, क्लास, ये हैं एट्रीब्यूट्स। सिंपल है ना? ये एक बहुत ही कॉमन एमसीक्यू क्वेश्चन है, इसको नोट कर लो। डिग्री का मतलब है टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स यानी एट्रीब्यूट्स। तो पिछली टेबल की डिग्री क्या हुई? सही, 3। रोल नंबर, नेम, क्लास। और कार्डिनैलिटी का मतलब है टोटल नंबर ऑफ रोज यानी टपल्स। तो उस टेबल की कार्डिनैलिटी हुई 2। डिग्री मतलब कॉलम्स, कार्डिनैलिटी मतलब रोज। इतना ही है। अब आते हैं एक सुपर इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पे, प्राइमरी की। हर टेबल में एक ऐसा कॉलम होना जरूरी है जिसकी वैल्यू हर रो के लिए बिल्कुल यूनिक हो। जैसे आपकी क्लास में 2 स्टूडेंट्स का नाम अमन हो सकता है पर उनका रोल नंबर हमेशा अलग होगा। तो रोल नो यहां एक परफेक्ट प्राइमरी की है। इसके 2 गोल्डन रूल्स हैं। पहला, इसकी वैल्यू यूनिक होनी चाहिए और दूसरा, ये कभी खाली यानी नल नहीं हो सकती। फॉरेन की का कॉन्सेप्ट 2 अलग अलग टेबल्स को जोड़ने के काम आता है।
सोचो, एक स्टूडेंट टेबल है और एक लाइब्रेरी टेबल है। लाइब्रेरी टेबल में हम स्टूडेंट की पूरी डिटेल्स दोबारा नहीं लिखेंगे, हम बस रोल नंबर का एक कॉलम डाल देंगे। ये रोल नंबर कॉलम लाइब्रेरी टेबल में फॉरेन की कहलाएगा, क्योंकि ये स्टूडेंट टेबल की प्राइमरी की को रेफर कर रहा है। बस इसी से दो टेबल्स के बीच एक लॉजिकल लिंक बन जाता है। अब हमने डेटाबेस का स्ट्रक्चर तो समझ लिया, लेकिन उस डेटाबेस से कम्युनिकेट कैसे करें? डेटा निकालना हो, डालना हो या बदलना हो, कैसे करें? इसके लिए हम एक स्पेशल लैंग्वेज यूज करते हैं जिसका नाम है SQL, यानी स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। SQL कमांड्स को दो मेन कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है। इसको एक आसान एग्जांपल से समझो। DDL कमांड से आप घर का स्ट्रक्चर बनाते हो, जैसे टेबल क्रिएट करना, उसके स्ट्रक्चर को अल्टर करना या पूरी टेबल ड्रॉप करना। और DML कमांड से आप घर के अंदर का सामान मैनेज करते हो, जैसे डेटा सेलेक्ट करके देखना, नया रिकॉर्ड इंसर्ट करना, एग्जिस्टिंग को अपडेट करना या कोई रिकॉर्ड डिलीट करना। समझ आ रहा है? तो हाइप कर देना वीडियो को, रीच बढ़ जाती है। ये एक DDL कमांड का सिंपल सा एग्जाम्पल है। यहाँ हम क्रिएट टेबल कमांड यूज करके एक स्टूडेंट नाम की टेबल बना रहे हैं। हमने इसमें दो कॉलम्स डिफाइन किए, रोल नंबर जिसका डेटा टाइप इंट है और जिसे हमने प्राइमरी की बनाया, और नेम जिसका डेटा टाइप वारशार है, जिसमें 50 कैरेक्टर्स तक आ सकते हैं। और हाँ, क्वेरी के एंड में सेमीकोलन जरूर लगाना। सारी नॉलेज एक तरफ और उसको एग्जाम पेपर पर अच्छे से प्रेजेंट करना दूसरी तरफ। अब हम डिस्कस करेंगे कि इस चैप्टर से आए हुए क्वेश्चंस का आंसर कैसे लिखना है ताकि आपको फुल मार्क्स मिलें। ये फॉर्मूला नोट कर लो। अगर एग्जाम में 3 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, जैसे एक्सप्लेन प्राइमरी की, तो आपको 3 चीजें लिखनी है। सबसे पहले उसकी डेफिनेशन, फिर उसको 2-3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में एक्सप्लेन करो, जैसे इट मस्ट कंटेन यूनिक वैल्यूज एंड इट कैनॉट कंटेन नल वैल्यूज। और आखिर में एक सिंपल सा एग्जाम्पल दो, जैसे इन अ स्टूडेंट टेबल रोल नंबर कैन एक्ट एज द प्राइमरी की। इस स्ट्रक्चर से एग्जामिनर को चेक करने में आसानी होती है और आपको पूरे मार्क्स मिलते हैं। चलो अब जल्दी से देख लेते हैं कि स्टूडेंट्स इस चैप्टर में क्या आम गलतियां करते हैं ताकि आप उन्हें अवॉइड कर सको, और उसके बाद एक फाइनल रिकैप करेंगे। इन गलतियों से बचना है। SQL क्वेरी के एंड में सेमीकोलन जरूर लगाना। याद रखो, 4 फिक्स्ड लेंथ स्टोरेज है और var वेरिएबल लेंथ। डिलीट कमांड टेबल से सिर्फ रोज डिलीट करता है, स्ट्रक्चर वहीं रहता है, जबकि ड्रॉप कमांड पूरी टेबल को ही मिटा देता है। और सबसे इंपॉर्टेंट, डेफिनेशंस लिखते वक्त कीवर्ड्स जैसे यूनिक, नॉट नल, रेफरेंशियल इंटेग्रिटी मिस मत करना, क्योंकि इन्हीं से मार्क्स मिलते हैं। तो आज हमने क्या क्या कवर किया? क्विक रिकैप। हमने स्टार्ट किया फाइल सिस्टम की दो प्रॉब्लम्स से, डेटा रिडंडेंसी और इनकंसिस्टेंसी। फिर हमने देखा कि इनका सॉल्यूशन है DBMS। डेटाबेस के कोर कॉन्सेप्ट्स हैं रिलेशन यानी टेबल, ट्यूपल यानी रो और एट्रीब्यूट यानी कॉलम। डेटा इंटेग्रिटी के लिए हमने 2 इंपॉर्टेंट कीज देखी, प्राइमरी की और फॉरेन की। और आखिर में डेटाबेस से बात करने के लिए लैंग्वेज है SQL, जिसके 2 पार्ट्स हैं, DDL और DML। यूनिट 2 ऑपरेटिंग वेब का कंप्लीट रिवीजन। ये चैप्टर आपके बोर्ड्स के लिए आसान भी है और स्कोरिंग भी, बस कॉन्सेप्ट्स आना चाहिए। सोचो, आप एग्जाम हॉल में बैठे हो, सामने क्वेश्चन पेपर है, वेब ऐप डेवलपमेंट के फेजेस पर एक क्वेश्चन है और आपका दिमाग एकदम ब्लैंक हो जाता है। याद तो है कि 4 पॉइंट्स थे, पर उनका सीक्वेंस क्या था, उनमें कीवर्ड्स क्या थे? बस इसी कंफ्यूजन को सॉल्व करने के लिए वेलकम टू नर्डी साइड, जहां हम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को सिंपल और एकदम एग्जाम ओरिएंटेड वे में समझते हैं। तो आज हम यूनिट 2 यानी ऑपरेटिंग वेब को शुरू से आखिर तक बिल्कुल एग्जाम के पर्सपेक्टिव से रिवाइज करेंगे। हम हर इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, उसकी रियल लाइफ एप्लीकेशन और सबसे जरूरी बोर्ड एग्जाम में आंसर कैसे लिखना है, वो सब डिटेल में कवर करेंगे, इसलिए एंड तक बने रहना। और हाँ, आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी बात, अगर आपको इस चैप्टर के सारे इंपॉर्टेंट नोट्स, एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की लिस्ट और बाकी रिवीजन मटेरियल चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो। लिंक आपको नीचे पिन कमेंट में मिल जाएगा, वहां सारी अपडेट्स टाइम पर मिलती रहती हैं। ओके, सो ये रहा आज का हमारा रोड मैप। हम इन 5 स्टेप्स में पूरा चैप्टर कवर करेंगे। पहले चैप्टर का एक ओवरव्यू लेंगे, फिर कोर कॉन्सेप्ट समझेंगे, उसके बाद वेब एप्लीकेशन डेवलपमेंट के फेजेस को डिटेल में देखेंगे, ऑनलाइन सेफ्टी की बात करेंगे और लास्ट में एग्जाम स्ट्रैटेजी डिस्कस करके सब कुछ क्विकली रिकैप करेंगे। तो शुरू करते हैं पहले सेक्शन से। आखिर ये चैप्टर है किस बारे में और एग्जाम के लिए क्यों इतना जरूरी है? देखो, ये चैप्टर पूरी तरह से वेब बेस्ड एप्लीकेशंस के बारे में है। मतलब वो सारी एप्लीकेशंस जो हम रोज इंटरनेट पर यूज करते हैं, जैसे Amazon से शॉपिंग करना, IRCTC से ट्रेन टिकट बुक करना या गवर्नमेंट पोर्टल्स यूज करना। बोर्ड एग्जाम्स में यहाँ से डायरेक्ट थ्योरी और एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। एडवांटेजेस
ऑनलाइन सिक्योरिटी और सबसे इंपॉर्टेंट वेब एप्लीकेशन डेवलपमेंट लाइफ साइकिल पर क्वेश्चन ऑलमोस्ट हर साल आता है। चलिए अब आते हैं इस चैप्टर के सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पर, कोर कॉन्सेप्ट्स। ये वो टर्म्स हैं जिनकी डेफिनेशन आपको बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, क्योंकि ये डायरेक्ट 1 या 2 मार्क्स में पूछे जाते हैं। सबसे पहला कॉन्सेप्ट, वेब बेस्ड एप्लीकेशन। सिंपल भाषा में ये एक ऐसी एप्लीकेशन है जो किसी रिमोट सर्वर पर इंस्टॉल रहती है और जिसे हम इंटरनेट की मदद से अपने वेब ब्राउज़र जैसे क्रोम या फायरफॉक्स से एक्सेस करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, फेसबुक या जीमेल, इन्हें अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं होती और ये 24/7 अवेलेबल रहती हैं। चलो अब चैप्टर के सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स एक साथ देखते हैं। पहला है ई गवर्नेंस। इसका मतलब है जब गवर्नमेंट इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके हम सिटीजन्स तक सर्विसेज पहुंचाती है, जैसे कि india.gov.in पोर्टल। दूसरा, ऑनलाइन रिजर्वेशन, इंटरनेट से 24 घंटे ट्रेन, फ्लाइट या होटल बुक करना, जैसे IRCTC। तीसरा, ऑनलाइन शॉपिंग, जिसे ई कॉमर्स भी कहते हैं, जैसे Amazon या फ्लिपकार्ट से कुछ खरीदना। और चौथा, वेबिनार। ये एक लाइव ऑनलाइन लेक्चर होता है जिसमें आप रियल टाइम में इंटरैक्ट कर सकते हैं। ई गवर्नेंस का सबसे बड़ा और बेस्ट एग्जाम्पल है डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव। इसका मेन मोटिव यही है कि सरकारी सर्विसेज आम आदमी तक इलेक्ट्रॉनिकली यानी ऑनलाइन आसानी से पहुंच सकें। एग्जाम में ई गवर्नेंस पर क्वेश्चन आए तो डिजिटल इंडिया जरूर मेंशन करना, इससे आपके आंसर को एक्स्ट्रा वेटेज मिलता है। अगर हेल्पफुल लग रहा है तो एक बार हाइप कर देना, बाकी लोगों तक भी पहुंच जाएगा। अब हम आते हैं इस चैप्टर के सबसे हाई वेटेज टॉपिक पर। यह क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में अक्सर 4 से 6 मार्क्स में आता है, इसलिए इसे बहुत ध्यान से समझना। कोई भी वेब एप्लीकेशन जैसे फ्लिपकार्ट एक दिन में नहीं बनती। उसको बनाने का एक प्रॉपर प्रोसेस होता है जिसके 4 मेन फेजेस हैं। इसे याद रखने के लिए एक सिंपल सी ट्रिक है, RDIT। RDIT। R से रिक्वायरमेंट्स, जिसमें हम प्रॉब्लम को समझते हैं। D से डिजाइन, जिसमें हम प्लानिंग और ब्लूप्रिंट बनाते हैं। I से इम्प्लीमेंटेशन, जिसमें एक्चुअल कोडिंग होती है। और T से टेस्टिंग, जिसमें हम बग्स ढूंढकर फिक्स करते हैं। इसको ऐसे समझो जैसे घर बनाना है। रिक्वायरमेंट्स मतलब फैमिली से पूछना कैसा घर चाहिए। डिजाइन मतलब आर्किटेक्ट से नक्शा बनवाना। इम्प्लीमेंटेशन मतलब रियल में घर बनाना। और टेस्टिंग मतलब चेक करना कि सब ठीक है या नहीं। सिंपल। पहले फेज यानी रिक्वायरमेंट्स के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप होता है फीजिबिलिटी स्टडी। इसमें हम 2 चीजें चेक करते हैं। पहला, टेक्निकल फिजिबिलिटी, यानी क्या हमारे पास इस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए जरूरी टेक्नोलॉजी, सॉफ्टवेयर और स्किल्ड लोग हैं। दूसरा है इकोनॉमिक फिजिबिलिटी, यानी क्या इस प्रोजेक्ट को बनाने में जो पैसा लगेगा उससे कंपनी को फाइनेंशियल फायदा होगा या नहीं, क्या ये प्रोजेक्ट प्रॉफिटेबल है। ये दोनों पॉइंट्स एग्जाम में लिखना बहुत जरूरी है। यहाँ स्टूडेंट सबसे ज़्यादा गलती करते हैं, डिज़ाइन और इम्प्लीमेंटेशन फेज़ को मिक्स कर देते हैं। इसलिए इस पॉइंट को ध्यान से समझो। डिज़ाइन फेज़ का मतलब है प्लानिंग। इसमें हम वेबसाइट का लेआउट यानी कौन सी चीज़ कहाँ दिखेगी, डेटाबेस टेबल्स का स्ट्रक्चर, ये सब पेपर पर या सॉफ्टवेयर में प्लान करते हैं, अभी कोडिंग नहीं करते। इम्प्लीमेंटेशन फेज़ में एक्चुअल कोडिंग होती है, जिसमें हम बैक एंड SQL और फ्रंट एंड यूज़र इंटरफेस को कोड करके उस प्लान को रियलिटी में बदलते हैं। तो याद रखो, प्लानिंग पहले, कोडिंग बाद में। चलिए अब बात करते हैं एक ऐसे टॉपिक की जो ना सिर्फ एग्जाम बल्कि हमारी डेली लाइफ के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस करते वक्त सेफ्टी कैसे रखें। जब भी आप ऑनलाइन शॉपिंग या पेमेंट करते हैं तो इन बातों का ध्यान जरूर रखें। हमेशा सिक्योर वेबसाइट से यूज करें जिनकी URL में HTTPS हो। S का मतलब है सिक्योर और एड्रेस बार में एक लॉक का आइकॉन बना हो। इसका मतलब आपका डेटा इनक्रिप्टेड है यानी सेफ है। अपना पासवर्ड या OTP कभी भी किसी के भी साथ शेयर मत करें। साइबर कैफे जैसे पब्लिक कंप्यूटर्स पर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस करने से बचें, क्योंकि उनमें की लॉगर्स जैसे स्पाईवेयर हो सकते हैं। ये सारे पॉइंट्स आप एग्जाम में डायरेक्ट लिख सकते हैं। अगर ये काम आ रहा है तो 2-3 बार हाइप कर देना और लोगों की भी हेल्प हो जाएगी। चलिए अब हम आखिरी सेक्शन पर आ गए हैं। यहाँ हम देखेंगे कि इस चैप्टर से एग्जाम में क्वेश्चंस कैसे आते हैं और उनका परफेक्ट आंसर कैसे लिखना है ताकि आपको फुल मार्क्स मिले। ओके, सो मान लीजिए एग्जाम में ये 4 मार्क का क्वेश्चन आता है कि वेब बेस्ड एप्लीकेशन डेवलपमेंट के 4 मेन फेजेस को एक्सप्लेन करो। इसका आंसर कैसे लिखेंगे? एक परफेक्ट आंसर के लिए आपको ये स्ट्रक्चर फॉलो करना चाहिए। सबसे पहले एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दो कि वेब ऐप डेवलपमेंट लाइफ साइकिल एक सिस्टमैटिक प्रोसेस है। फिर एक एक करके चारों फेजेस यानी RDIT को एक्सप्लेन करो। रिक्वायरमेंट्स फेज में फीजिबिलिटी स्टडी जरूर मेंशन करना, डिजाइन में लेआउट और डेटाबेस प्लानिंग, इंप्लीमेंटेशन में फ्रंट एंड और बैक एंड कोडिंग और टेस्टिंग में बग फिक्सिंग।
एंड में अगर टाइम हो तो एक सिंपल सा फ्लोचार्ट बना दो RDIT का। इससे एग्जामिनर पर अच्छा इंप्रेशन पड़ता है और फुल मार्क्स मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब एक कॉमन मिस्टेक जो स्टूडेंट्स करते हैं वो है सिर्फ हेडिंग्स रट लेना और अंदर के इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स जैसे फिजिबिलिटी स्टडी, साइट मैप, बैक एंड, यूजर इंटरफेस मिस कर देना। एग्जामिनर आपके आंसर में इन्हीं कीवर्ड्स को ढूंढता है। अगर ये नहीं मिले तो आपके मार्क्स जरूर कट होंगे। इसलिए कॉन्सेप्ट्स को समझो और इन कीवर्ड्स को अपने आंसर में जरूर यूज करो। तो चलिए एक क्विक रिकैप करते हैं। हमने कोर कॉन्सेप्ट्स जैसे ई-गवर्नेंस और ई-कॉमर्स समझे। फिर वेब डेवलपमेंट के चारों फेजेस RDIT को डिटेल में देखा। हमने ऑनलाइन सेफ्टी की इंपॉर्टेंस जानी जैसे HTTPS और OTP। याद रखिए, एग्जाम के लिए सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं डेवलपमेंट फेजेस और सेफ्टी प्रिकॉशंस। और अगर आपको इस चैप्टर के डिटेल नोट्स, PYQs यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और प्रैक्टिस के लिए एक्स्ट्रा मटेरियल चाहिए तो टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना। लिंक आपको पिन कमेंट में मिल जाएगा। हेलो एवरीवन, एग्जाम्स नज़दीक हैं और रिवीजन का टाइम आ गया है। तो चलो आज हम जावा के फंडामेंटल्स को एग्जाम के लिए बिल्कुल परफेक्ट तरीके से तैयार करते हैं। सोचो, एग्जाम में एक थ्योरेटिकल या एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन आता है और आपको याद ही नहीं आ रहा कि कॉन्सेप्ट का एग्जैक्ट पॉइंट क्या था। वो सारी पढ़ाई, वो सारी मेहनत और एग्जाम हॉल में बैठते ही अचानक सा ब्लैंक। पता है, ये कंफ्यूजन और डर ऑलमोस्ट हर स्टूडेंट फेस करता है। तो इसी कंफ्यूजन को सॉल्व करने के लिए वेलकम टू नर्डी साइड। यहाँ हम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को सिंपल और बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड तरीके से समझते हैं। आज हम फंडामेंटल्स ऑफ जावा प्रोग्रामिंग को एक कंप्लीट ओवरव्यू में कवर करने वाले हैं, सारे कॉन्सेप्ट्स और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के साथ। और हाँ, एक चीज, अगर आपको इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट नोट्स, एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस या रिवीजन मटेरियल चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो। लिंक नीचे पिन्ड कमेंट में दिया हुआ है। चलिए शुरू करते हैं। यह है हमारा आज का रिवीजन प्लान। हम बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे, जावा एग्जीक्यूशन, फिर आगे बढ़ेंगे प्रोग्राम फ्लो की तरफ, फिर ऊप्स कॉन्सेप्ट्स, एग्जाम के लिए जो डेफिनेशंस इंपॉर्टेंट हैं उन्हें देखेंगे, कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और लास्ट में वो कॉमन मिस्टेक्स डिस्कस करेंगे जो स्टूडेंट्स अक्सर करते हैं ताकि आपके मार्क्स कहीं भी ना कटें। तो सेक्शन 1, जावा एग्जीक्यूशन एंड बेसिक्स। ये चैप्टर है क्या? देखो, ये चैप्टर जावा की नींव है, बिल्कुल फाउंडेशन। इसमें हम जावा का बेसिक सिंटैक्स, लॉजिक कैसे बनाते हैं और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के फंडामेंटल्स सीखते हैं। एक बात याद रखना, बोर्ड्स में थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों के लिए ये चैप्टर सुपर इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहला सवाल, आखिर जावा है क्या? देखो, सिंपल शब्दों में जावा एक हाई लेवल ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। रियल लाइफ में इसका यूज आप हर जगह देखते हो। आपके फोन के एंड्रॉइड ऐप्स, बड़ी बड़ी वेबसाइट्स, इवन कंपनी के बड़े सॉफ्टवेयर्स सब जावा पर ही बनते हैं। इसका सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है WORA यानी राइट वंस रन एनीवेयर। इसका सीधा मतलब है कि जावा में लिखा हुआ कोड आप किसी भी मशीन पर चला सकते हो और इसी वजह से जावा को प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट कहते हैं। ये टर्म याद रखना, एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। ठीक है, अब ये समझते हैं कि जावा आखिर काम कैसे करती है। ये प्रोसेस बेसिकली 3 स्टेप्स का है। स्टेप 1, हम यानी प्रोग्रामर अपना कोड .java फाइल में लिखते हैं। स्टेप 2, फिर आता है कंपाइलर। कंपाइलर इस कोड को एक स्पेशल बीच के फॉर्म में कन्वर्ट करता है जिसे हम जावा बाइट कोड कहते हैं। ये .class फाइल होती है। स्टेप 3, अब यही बाइट कोड जाता है JVM यानी जावा वर्चुअल मशीन के पास, जो इसे उस पर्टिकुलर मशीन के लिए ट्रांसलेट करके रन करता है। और यही JVM है जो जावा को प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट बनाता है। ओके, सो ये 3 टर्म्स, इनको बिल्कुल अच्छे से समझ लो, एग्जाम के लिए बहुत जरूरी हैं। पहला, कंपाइलर, ये आपके जावा कोड को बाइट कोड में बदलता है। दूसरा, जावा बाइट कोड, ये वो बीच का कोड है जो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट होता है। और तीसरा, JVM, ये इंटरप्रेटर है जो इस बाइट कोड को एक्चुअल में रन करता है। एग्जाम में इनकी 1 लाइन डेफिनेशंस डायरेक्ट आती हैं। चलो आगे बढ़ते हैं जावा के प्रिमिटिव डेटा टाइप्स पर। टोटल 8 होते हैं। बाइट, शॉर्ट, इंट, लॉन्ग ये नंबर्स के लिए, फ्लोट और डबल डेसिमल नंबर्स के लिए, 4 एक सिंगल कैरेक्टर के लिए और बूलियन ट्रू या फॉल्स के लिए। बस ये 8 ही हैं। अब एक बहुत कॉमन MCQ ट्रिक क्वेश्चन, क्या स्ट्रिंग एक प्रिमिटिव डेटा टाइप है? बिल्कुल नहीं। स्ट्रिंग जावा में एक क्लास है, प्रिमिटिव डेटा टाइप नहीं। ये गलती मत करना। ठीक है, अब सेक्शन 2, प्रोग्राम का लॉजिक कैसे मैनेज करें। सोचो, एक प्रोग्राम एक रोड की तरह है, हमेशा सीधा नहीं चलता। कहीं पर मोड़ आते हैं, कहीं पर यू टर्न लेना पड़ता है। डिसीजंस के लेने के लिए हम यूज करते हैं सिलेक्शन स्टेटमेंट्स जैसे इफ एल्स।
और अगर कोई काम बार बार करना है उसके लिए हम यूज करते हैं रेपिटेशन स्टेटमेंट्स यानी लूप्स। ऑलराइट, अब इस टॉपिक पर स्पेशल अटेंशन। वाइल और डू वाइल लूप का डिफरेंस, ये एक गारंटीड एग्जाम क्वेश्चन है, बहुत हाई वेटेज। इसका मेन पॉइंट समझो। वाइल लूप एक एंट्री कंट्रोल्ड लूप है। एंट्री पर ही कंडीशन चेक होती है। अगर कंडीशन फॉल्स है तो लूप एक बार भी नहीं चलेगा, सिंपल। लेकिन डू वाइल लूप एक एग्जिट कंट्रोल्ड लूप है। इसमें लूप की बॉडी कम से कम एक बार तो चलेगी ही चलेगी, गारंटीड। उसके बाद एग्जिट पर कंडीशन चेक होती है। बस इतना सा डिफरेंस है और इस पर 3 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है, इसको अच्छे से कर लेना। ओके, आगे बढ़ते हैं जावा के सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पर। सेक्शन 3, इंट्रोडक्शन टू OOP, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। डरो मत इस नाम से, ये बस कोड लिखने का एक तरीका है जिसमें हम रियल वर्ल्ड चीजों को, जैसे एक स्टूडेंट, एक कार या एक बुक, कोड में रिप्रेजेंट करते हैं। ओप्स के 2 ही बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, क्लास और ऑब्जेक्ट। इसको एक बहुत सिंपल एनालॉजी से समझते हैं। सोचो, बुक एक क्लास है। क्लास का मतलब क्या? एक टेम्पलेट, एक ब्लूप्रिंट, जिसमें बस ये बताया है कि एक बुक में क्या क्या होगा। टाइटल होगा, ऑथर होगा, पेजेस होंगे। अब हैरी पॉटर उस बुक क्लास का एक ऑब्जेक्ट है, एक रियल इंस्टेंस जिसमें एक्चुअल डेटा है। तो क्लास है घर का नक्शा और ऑब्जेक्ट उस नक्शे से बना हुआ असली घर। सिंपल। अब स्क्रीन पर देखो, ये एक बेसिक जावा क्लास का सिंटैक्स है। पब्लिक क्लास क्लास नेम से हम क्लास डिफाइन करते हैं। इसके अंदर 3 चीजें होती हैं। पहले डेटा मेंबर्स यानी वेरिएबल्स, जैसे यहाँ प्राइवेट इंट आईडी। दूसरा होता है कंस्ट्रक्टर, जिसका काम है ऑब्जेक्ट को शुरू में वैल्यू देना। और तीसरा मेथड्स, जो कोई स्पेसिफिक काम करते हैं, जैसे यहाँ डिस्प्ले मेथड आईडी को प्रिंट कर रहा है। बस यही स्ट्रक्चर हर क्लास का होता है। चलो, अब आते हैं सेक्शन 4 पर। यह सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें वो डेफिनेशंस हैं जो आप डायरेक्ट एग्जाम में लिखकर पूरे मार्क्स स्कोर कर सकते हो, तो इन पर स्पेशल ध्यान देना। पहली डेफिनेशन, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंस, अ जावा प्रोग्राम्स एबिलिटी टू रन ऑन एनी OS दैट हैज अ JVM। दूसरी है कंस्ट्रक्टर, a special method with the same name as the class used to initialize objects. तीसरी है array, a variable that can hold multiple values of the same data type. इसमें same data type कीवर्ड बिल्कुल मत भूलना। और चौथी, exception, an unexpected runtime error that disrupts the normal program flow. इन definitions को हो सके तो word to word याद कर लो। ठीक है, फ्यूरी बहुत होगी। चलो अब सेक्शन 5 पर चलते हैं। अब तक हमने जो भी पढ़ा उसको रियल वर्ल्ड से कनेक्ट करते हैं और देखते हैं कि एग्जाम में इस पर सवाल कैसे आते हैं। देखो, ये एक बहुत टिपिकल लॉन्ग आंसर क्वेश्चन है। सवाल है कि एक स्टूडेंट क्लास बनानी है। ऐसे क्वेश्चन का आंसर लिखने का एक प्रॉपर स्ट्रक्चर फॉलो करना। स्टेप 1, क्लास की डेफिनेशन लिखो, पब्लिक क्लास स्टूडेंट। स्टेप 2, उसके अंदर प्राइवेट वेरिएबल्स डिक्लेयर करो, जैसे रोल नंबर और नेम। स्टेप 3, एक कंस्ट्रक्टर बनाओ जो इन वेरिएबल्स को इनिशियलाइज करेगा। और आखिरी स्टेप 4, एक मेथड बनाओ जो इन डिटेल्स को डिस्प्ले करेगा। अगर आपने ये 4 पार्ट्स अच्छे से लिख दिए, एग्जामिनर को चेक करने में आसानी होगी और आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। ये स्लाइड आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड करने के लिए है। ये पिछले कुछ सालों के सबसे कॉमन क्वेश्चंस हैं। ध्यान से देखो, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंस, कंस्ट्रक्टर, वाइल वर्सेस डू वाइल, एक्सेप्शन, ये सारे टॉपिक्स बार बार रिपीट हो रहे हैं। इससे क्या पता चलता है? यही कि ये इस चैप्टर के सबसे इंपॉर्टेंट हिस्से हैं, तो इन पर आपको एक्स्ट्रा फोकस करना है। अगर समझ आ रहा है तो इस वीडियो को हाइप कर देना ताकि रीच बढ़ जाए और दूसरे स्टूडेंट्स तक भी पहुंच जाए। ऑलराइट, अब आते हैं हमारे आखिरी सेक्शन पर, कॉमन मिस्टेक्स एंड रीकैप। ये सेक्शन आपको आसान मार्क्स लूज करने से बचाएगा क्योंकि यहाँ स्टूडेंट्स सबसे ज्यादा गलती करते हैं। सबसे पहली गलती, ये भूल जाना कि अरे का इंडेक्स हमेशा 0 से शुरू होता है, 1 से नहीं। दूसरी, और ये सबसे डेंजरस गलती है, वाइल या फॉर लूप की कंडीशन के बाद सेमीकोलन लगा देना, जैसे वाइल i इज लेस देन 5। ये एक इन्फिनिट लूप बना देगा और आपका प्रोग्राम हैंग हो जाएगा। तीसरी गलती, असाइनमेंट ऑपरेटर यानी एक सिंगल इक्वल्स टू और कंपैरिजन ऑपरेटर यानी डबल इक्वल्स टू, इन दोनों में कंफ्यूज हो जाना। और चौथी, क्लास का नाम स्मॉल लेटर्स में लिखना। कन्वेंशन के हिसाब से क्लास का नाम हमेशा पैस्कल केस में होता है। इन गलतियों से बचना है। तो हमेशा एक बात याद रखना, द की टू गुड मार्क्स इज नॉट जस्ट नोइंग द कॉन्सेप्ट बट ऑल्सो नोइंग वेयर यू कैन मेक अ मिस्टेक। अगर आपको पता है कि आप कहाँ गलती कर सकते हो तो आप उनसे आराम से बच सकते हो। चलिए, तो एक क्विक रिकैप करते हैं। आज हमने क्या क्या कवर किया। हमने जावा का एग्जीक्यूशन प्रोसेस देखा, कंपाइलर, बाइट कोड और JVM। हमने कंट्रोल फ्लो में लूप्स को समझा, स्पेशली वाइल और डू वाइल का डिफरेंस।
हमने ऊप के बेसिक्स यानी क्लास और ऑब्जेक्ट को भी कवर किया, कुछ की टर्म्स रिवाइज किए जैसे प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंस और कंस्ट्रक्टर, और आखिर में हमने एग्जाम स्ट्रैटेजी और कॉमन मिस्टेक्स को डिस्कस किया। चलिए शुरू करते हैं वर्क इंटीग्रेटेड लर्निंग आईटी। ये वो चैप्टर है जिसका बोर्ड एग्जाम्स में सबसे ज्यादा वेटेज रहता है। और हाँ, स्टूडेंट्स को थोड़ा डर भी लगता है, बट टेंशन मत लो, आज हम इसका कंप्लीट रिवीजन करेंगे, एकदम जीरो से हीरो तक। ये सिचुएशन आई एम श्योर सबने फेस किया है ना। एग्जाम हॉल में बैठे हो, क्वेश्चन सामने है और अचानक से माइंड बिल्कुल ब्लैंक, सारे कॉन्सेप्ट्स गायब। तो इसी कंफ्यूजन को हमेशा के लिए सॉल्व करने के लिए वेलकम टू नर्डी साइड, जहां हम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को सिंपल और एकदम एग्जाम ओरिएंटेड तरीके से समझते हैं। आज हम इस चैप्टर का एक कंप्लीट ओवरव्यू लेंगे, सारे कॉन्सेप्ट्स और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को कवर करेंगे ताकि एग्जाम में कोई भी डाउट बाकी ना रहे। और हाँ, आगे बढ़ने से पहले अगर आपको इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट नोट्स, एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस और सारा रिवीजन मटेरियल चाहिए तो हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, लिंक आपको पिन कमेंट में मिल जाएगा। तो चलिए एक नजर डालते हैं हमारे रोड मैप पर। हम शुरू करेंगे चैप्टर के इंट्रोडक्शन से कि आखिर ये इतना इंपॉर्टेंट है क्यों। फिर हम डाइव करेंगे इसके कोर कॉन्सेप्ट्स और डेफिनेशंस में जो इसकी फाउंडेशन है। उसके बाद एक प्रैक्टिकल एप्लीकेशन से सब कुछ कनेक्ट करेंगे और एंड में सबसे जरूरी एग्जाम में फुल मार्क्स लाने की स्ट्रैटेजी पर बात करेंगे। सो लेट्स बिगिन। तो ये चैप्टर वर्क इंटीग्रेटेड लर्निंग आईटी आखिर है क्या? देखो, सिंपल शब्दों में ये अब तक आपने जो भी यूनिट्स पढ़े हैं उन सबका ग्रैंड फिनाले है। यहां हम अलग अलग कॉन्सेप्ट्स नहीं पढ़ते, बल्कि एसक्यूएल डेटाबेस और जावा प्रोग्रामिंग, इन दोनों को एक साथ जोड़कर एक रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन बनाना सीखते हैं। और ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये चैप्टर आपसे थियरी रटने को नहीं कहता, बल्कि उस थियरी को प्रैक्टिकली अप्लाई करना सिखाता है। बोर्ड एग्जाम्स में इसका वेटेज इसीलिए ही ज्यादा है और इसका रियल वर्ल्ड कनेक्शन तो जबरदस्त है। आप जो बैंकिंग एप्स यूज करते हो, Amazon जैसी ई-कॉमर्स साइट्स या एयरलाइन बुकिंग सिस्टम्स, ये सब के सब इसी डेटाबेस और प्रोग्रामिंग के इंटीग्रेशन पर चलते हैं। अब आते हैं इस चैप्टर के कोर कॉन्सेप्ट्स पर। इन्हें आप इस पूरी एप्लीकेशन के बिल्डिंग ब्लॉक्स समझ सकते हो, जिनके बिना पूरी बिल्डिंग ही नहीं बन सकती। तो चलो एक एक करके सबको आराम से समझते हैं। पहला और सबसे बेसिक कॉन्सेप्ट है एंटिटी। एंटिटी क्या है? कोई भी रियल वर्ल्ड चीज जिसका डेटा आपको स्टोर करना है। जैसे एक ऑनलाइन स्टोर में कस्टमर एक एंटिटी है, प्रोडक्ट एक एंटिटी है और ऑर्डर भी एक एंटिटी है। हमेशा याद रखो, डेटाबेस में हर एंटिटी के लिए एक अलग टेबल बनाई जाती है। सिंपल है ना? अब आते हैं एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पर, कंपोजिट की। देखो, कभी कभी क्या होता है कि एक सिंगल कॉलम से हम हर रो को यूनिकली आइडेंटिफाई नहीं कर पाते। ऐसे केसेस में हम दो या दो से ज्यादा कॉलम्स को मिलाकर एक प्राइमरी की बनाते हैं। इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है विश लिस्ट टेबल। सोचो, एक कस्टमर जिसका कस्टमर आईडी है, वो बहुत सारे प्रोडक्ट्स जिनके प्रोडक्ट आईडी हैं अपने विश लिस्ट में डाल सकता है। तो यहाँ कस्टमर आईडी और प्रोडक्ट आईडी को मिलाकर जो की बनेगी वो हमेशा यूनिक होगी। नेक्स्ट है जावा रूटीन। इस फैंसी नाम से बिल्कुल मत डरना, ये बेसिकली एक जावा मेथड ही है। ये वो स्पेशल कोड है जो आपके एप्लीकेशन और आपके डेटाबेस के बीच में एक ब्रिज का काम करता है। फॉर एग्जाम्पल, एक नया कस्टमर ऐड करने के लिए एक इंसर्ट अंडरस्कोर कस्टमर रूटीन होगा, या प्रोडक्ट डिटेल्स अपडेट करने के लिए एक मॉडिफाई प्रोडक्ट रूटीन होगा। इन्हीं रूटीन्स के अंदर हम एसक्यूएल कमांड्स लिखते हैं जो डेटाबेस पर जाकर एक्शन परफॉर्म करती हैं। तो पूरा एप्लीकेशन बनाने का फ्लो क्या होता है? स्टेप्स बहुत सिंपल है। सबसे पहले आप एक वर्क एरिया डिसाइड करते हो, जैसे बैंकिंग सिस्टम या एजुकेशन सिस्टम। फिर आप उसके लिए एंटिटीज डिफाइन करते हो, जैसे बैंक के केस में अकाउंट्स, कस्टमर्स, लोन। उसके बाद इन एंटिटीज के बीच प्राइमरी और फॉरेन कीज का यूज करके रिलेशनशिप बनाते हो, और फाइनली इन टेबल्स पर ऑपरेशंस परफॉर्म करने के लिए जावा रूटीन्स लिखते हो। अगर यहां तक सब कुछ क्लियर हो रहा है और हेल्पफुल लग रहा है तो एक बार हाइप कर देना, बाकी लोगों तक भी पहुंच जाएगा। ओके, थियरी काफी हो गई। अब इन सब कॉन्सेप्ट्स को एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल से जोड़ते हैं ताकि सब कुछ बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाए। चलो देखते हैं ये सब रियल वर्ल्ड में काम कैसे करता है। हम केस स्टडी लेंगे एक XYZ शॉपिंग वेबसाइट की। ये बोर्ड एग्जाम्स का एक फेवरेट टॉपिक है। इस टाइप का क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है, तो इसे ध्यान से समझना। तो सोचो, एक शॉपिंग वेबसाइट के लिए मेरे एंटिटीज क्या क्या होंगी? पहला, कैटेगरी, जैसे बुक्स, क्लोथ्स, इलेक्ट्रॉनिक्स। दूसरा, प्रोडक्ट, जिसमें आइटम की सारी डिटेल्स होंगी। तीसरा, कस्टमर, जिसमें यूजर की इंफॉर्मेशन होगी। फिर आते हैं ऑर्डर और पेमेंट टेबल्स, जो ट्रांजैक्शंस का रिकॉर्ड रखते हैं। और हाँ, एग्जाम के लिए एक छोटी सी मेमोरी ट्रिक याद रखो, PCC, यानी प्रोडक्ट, कैटेगरी, कस्टमर। ये तीन तो आपको लिखने ही लिखने हैं। अगर एग्जाम में वेबसाइट का लेआउट ड्रॉ करने को आता है तो ये स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर फॉलो करना।
सबसे ऊपर हेडर में लोगो और सर्च बार, लेफ्ट साइड बार में सारी कैटेगरीज की लिस्ट, सेंटर में प्रोडक्ट्स की इमेजेस और उनके टाइटल्स, और राइट साइड बार में लॉगिन का ऑप्शन, ऑफर्स और ट्रैक ऑर्डर जैसी फंक्शनैलिटी। ये एक स्टैंडर्ड ई-कॉमर्स लेआउट है जो आप इजीली बना सकते हो। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पर, एग्जाम में आंसर लिखना कैसे है। देखो, कॉन्सेप्ट समझना एक बात है और उससे अच्छे से प्रेजेंट करके फुल मार्क्स लाना बिल्कुल दूसरी बात है। तो चलिए देखते हैं। मान लो ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आता है। एक ऑनलाइन लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम बनाने के लिए ज़रूरी एंटिटीज़ और उनके एट्रीब्यूट्स बताइए। इसका एक परफेक्ट आंसर कैसे लिखा जाए? तो इसका परफेक्ट आंसर पूरी तरह स्ट्रक्चर पर डिपेंड करता है। पॉइंट 1, सारी एंटिटीज क्लियरली डिफाइन करो, जैसे बुक, मेंबर, इश्यू। पॉइंट 2, हर एंटिटी के कम से कम 3 से 4 इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट्स लिखो। पॉइंट 3, और यह सबसे इंपॉर्टेंट है, हर टेबल की प्राइमरी की को मेंशन करो और उसे अंडरलाइन करना मत भूलना। यह सबसे कॉमन मिस्टेक है जहां स्टूडेंट्स मार्क्स लूज करते हैं। और अगर टाइम बचे तो पॉइंट 4, एक छोटा सा साफ सुथरा स्कीमा डायग्राम बना दो जिसमें रिलेशनशिप्स दिख रहे हों। ट्रस्ट मी, फुल मार्क्स गारंटीड हैं। चलिए कुछ कॉमन मिस्टेक्स पर भी नजर डाल लेते हैं जो स्टूडेंट्स करते हैं। पहला, जैसा मैंने कहा, प्राइमरी की को अंडरलाइन ना करना, हमेशा करना है। दूसरा, रूटीन और कमांड में कंफ्यूज होना। हमेशा याद रखो, रूटीन एक जावा मेथड है जिसके अंदर एसक्यूएल कमांड लिखा जाता है। और तीसरा, सिर्फ डेफिनेशन रटना। बिना एग्जाम्पल के आईटी में कोई भी कॉन्सेप्ट अधूरा है। समझ आ रहा है तो हाइप कर देना वीडियो को, रीच बढ़ जाती है। तो चलिए एक क्विक रिकैप करते हैं। हमने देखा कि वर्क एरियाज जैसे बैंकिंग, एजुकेशन, होटल्स हो सकते हैं। इसके कोर कॉन्सेप्ट्स हैं एंटिटी, कॉम्पोजिट की और जावा रूटीन। शॉपिंग साइट के लिए पीसीसी ट्रिक याद रखनी है। और सबसे इंपॉर्टेंट, एग्जाम टिप, प्राइमरी की को हमेशा अंडरलाइन करना है। और ये कि फ्रंट एंड यानी जो यूजर को दिखता है वो बैक एंड यानी डेटाबेस से कनेक्ट होता है। ये सारे पॉइंट्स एग्जाम के लिए बहुत जरूरी हैं। इनके डिटेल्ड नोट्स और प्रैक्टिस क्वेश्चंस के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल चेक कर सकते हो। वहां आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस यानी PYQs और एक्स्ट्रा प्रैक्टिस मटेरियल भी मिल जाएगा, जिससे आपकी प्रिपरेशन और भी स्ट्रांग हो जाएगी। और अगर आपको दूसरे चैप्टर्स भी इसी तरह से रिवाइज करने हैं तो चैनल को फॉलो करना मत भूलना। तो इस पूरे रिवीजन के बाद मैं आपसे एक छोटा सा सवाल पूछना चाहता हूं। क्या अब आप एक हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम के लिए जरूरी एंटिटीज जैसे पेशेंट, डॉक्टर, अपॉइंटमेंट और उनके एट्रीब्यूट्स को खुद से डिजाइन कर सकते हैं? कमेंट्स में मुझे इसके एंटिटीज के नाम बताओ। ये आपके कॉन्फिडेंस को जरूर बूस्ट करेगा।